सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे बना। मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले क्या था। इकोनॉमिक्स की आज की डेट में हम दो ब्रांच पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट 1929 से पहले, ग्रेट डिप्रेशन से पहले सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही हेल्प से हम इकोनॉमी ऐसा होल को समझते थे, यानी जब पूरे देश के बारे में समझना हो तो माइक्रो के प्रिंसिपल की ही हेल्प से समझते थे। बट 1929 द ग्रेट डिप्रेशन, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसके बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग ब्रांच बना दी गई इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इस पूरी क्लास को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहली 1929 से पहले की बातें, दूसरी 1929 की बातें यानी ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, और तीसरा 1929 के बाद की बातें यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग ब्रांच क्यों बनाया गया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले समझते हैं कि 1929 से पहले की बातें, जब सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। ठीक है, आप भी और मैं भी ये मान लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक सिंगल पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। एक सिंगल पर्सन से आप पूरे देश को कैसे समझोगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। देखो, सबसे पहली चीज तो प्रायर टू ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन से पहले 1929 से पहले क्या था। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स was considered as an extension of microeconomics। मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या था? माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक्सटेंशन। अगर आपको मैक्रोइकोनॉमिक्स को समझना है, अगर आपको इकोनॉमी एज अ होल को समझना है, तो माइक्रोइकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, वो मैक्रोइकोनॉमिक्स। कह सकते हैं कि जैसे माइक्रोइकोनॉमिक्स एक बुक है ना, उसका एक चैप्टर और बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? मैक्रोइकोनॉमिक्स। चलो और समझते हैं। इट वाज बिलीव्ड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के कुछ मानते थे। पहले तो ये समझो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे कौन कौन। देखो, जैसे डेविड रिकार्डो, थॉमस मैथ्यूज, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और भी काफी सारे थे। इनका मानना था, क्या मानते थे ये समझना। देखो, दैट प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वर एनफ टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, ये मानते थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल ही काफी हैं इकोनॉमी ऐसा होल को समझने के लिए। यानी ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो होनी नहीं चाहिए, हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से ही इकोनॉमी ऐसा होल के बारे में पता कर सकते हैं। चलो, ये लोग क्या मानते थे, पूरे देश को कैसे समझते थे, जरा देखिएगा। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स टीचेस अस every individual maximize his satisfaction with his given income। ये लोग मानते थे कि हर एक इंडिविजुअल अपनी गिवन इनकम पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही भी है। देखो, चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर मैं दिन के 500 रुपए कमा रहा हूं तो भाई मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, एक गरीब है, कम कमा रहा है, वो अपनी इनकम में सेटिस्फाइड है। एक रिच है, ज्यादा कमा रहा है, वो अपनी इनकम में सेटिस्फाइड है। देखा जाए तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहना चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपनी गिवन इनकम में सेटिस्फाइड रहता है। ये बात आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो सोसाइटी है बनी किससे है? ये हम इंडिविजुअल से ही तो बनी है ना। अगर एक इंडिविजुअल सेटिस्फाइड है, इसका मतलब कि अब हमारी सोसाइटी सेटिस्फाइड है। करेक्ट और नॉट करेक्ट? देखो, नेक्स्ट पॉइंट यही है। तो maximization of individual satisfaction implies maximization of social welfare। तो इसका मतलब क्या है कि सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमाइज है। क्यों है? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपनी गिवन इनकम पर मैक्सिमम सेटिस्फाइड है। चलो, दो पॉइंट पे आते हैं, तीसरे पॉइंट पर। अगर ये जो सोशल वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होता है, इससे क्या होता है ये समझो। तो इफ सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड, दी स्केयर रिसोर्सेज, स्केयर याद है, लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, ये लिमिटेड है। ठीक है,
तो इफ सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड द स्केर्स रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी मस्ट फुली यूटिलाइज्ड। तो ऐसा भी होगा ही होगा, अगर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज है तो जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो भी फुली यूटिलाइज्ड होंगे। ठीक है, देन एक लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इन फ्री इकोनॉमी ऑल मार्केट टेंड्स टू बी इन अ इक्विलिब्रियम। तो फ्री इकोनॉमी में, फ्री इकोनॉमी याद है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती थी। फ्री इकोनॉमी याद करो, मार्केट इकोनॉमी को ही फ्री इकोनॉमी बोलते थे। तो मार्केट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई हमेशा कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। हर एक मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, अच्छा इन चार पॉइंट को एक बार शॉर्ट में देखना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, हर एक इंडिविजुअल अपनी गिवन इनकम पर सेटिस्फाइड रहता है, बिल्कुल रहता है। दूसरा, इंडिविजुअल से मिलके क्या बनती है? सोसाइटी। तो जब इंडिविजुअल सेटिस्फाइड है इसका मतलब सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड है। तीसरा, अगर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड होता है इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमी के स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका फुली यूटिलाइज्ड हो रहा है। और चौथा पॉइंट मैंने ये कहा कि मार्केट इकोनॉमी में हमेशा ही इकोनॉमी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक हम लोग बात करते हैं लेबर मार्केट की। ठीक है, लेबर मार्केट, सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल टू क्या होगा? डिमांड ऑफ लेबर। जितने लेबर की सप्लाई है उतनी ही लेबर की डिमांड है। ठीक है, इकोनॉमी कैसी रहेगी? इक्विलिब्रियम में। यही सिचुएशन कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अब कुछ बच्चे मेरे से कहेंगे, सर अगर बाई चांस सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ लेबर हो जाए, अगर लेबर की सप्लाई ज्यादा हो, भैया लेबर तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन किसी को काम नहीं करवाना, डिमांड नहीं है, क्या होगा भैया? वेज रेट ना अपने आप कम हो जाएगी। वेज रेट क्या होगी? अपने आप कम होगी, इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, चलो मान ली मैंने ये बात। अच्छा, दूसरी सिचुएशन समझना, सप्लाई ऑफ लेबर इज लेस देन डिमांड ऑफ लेबर हो जाए। अब लेबर की सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग कह रहे हैं भैया लेबर चाहिए काम के लिए, लेकिन लेबर की सप्लाई नहीं है, क्या होगा भैया? वेज रेट ना अपने आप बढ़ जाएगी। वेज रेट बढ़ेगी तो फिर अगेन क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी इतनी सब बातों से हमने ये तो समझ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल ही काफी हैं पूरी इकोनॉमी एज अ होल को समझने के लिए। अब तो आप ये बात मान गए ना, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने देखा जाए तो ठीक कहा था, अभी तक तो यही लग रहा है। ठीक है, अब अगर आपको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वरना बिल्कुल परेशान मत हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, यही सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करेंगे ग्रेट डिप्रेशन की। ठीक है, इन सब ने ठीक कहा था, लेकिन अब ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा क्या हुआ कि ये सारे गलत हो गए। तो अब बात करते हैं 1929 की, यानी द ग्रेट डिप्रेशन की, और शुरुआत करते हैं 1920 से 1920 से, जहां से यूएस की इकोनॉमी तेज गति से आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। यूएस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगा क्योंकि 1920s के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे वो काफी प्रकार के मार्केट में आ गए थे, जैसे आपकी टीवी, फ्रिज, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, इसके अलावा रेडियोस, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से यूएस की इंडस्ट्रीज तेज गति से आगे बढ़ने लगी। ठीक है, हुआ क्या? स्टॉक्स पर लोगों को अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने लगा। हुआ क्या? धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और जब लोगों ने देखा कि यार स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे स्टॉक्स में पैसा लगाने लगे। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी नहीं थी, उन्होंने भी अपना पैसा बैंक से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगाते रहे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शुरुआत कब हुई? 1929 के स्टार्टिंग में ही, यानी जनवरी 1929 में यूएस की इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई। स्लो डाउन मतलब थोड़ी सी कमी आई, जिससे क्या हुआ? प्रोडक्शन कम हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन कम हुआ, चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक और बड़ी मुसीबत आई जो कि हुआ एग्रीकल्चरल लॉस। किस वजह से? सूखे की वजह से। तो सूखे की वजह से यूएस में एग्रीकल्चरल लॉस भी हुआ, लेकिन फिर भी लोग कहां समझने वाले थे? उन्हें लग रहा था कि भैया शेयर मार्केट में तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है,
फिर भी लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे, जिनको शेयर मार्केट का एस तक नहीं पता, उन्होंने भी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते रहे। एक बार सोच के देखो, बैलून, गुब्बारा तो देखा है ना, हवा भरते जाओ फूलता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ब्लास्ट। सेम ऐसा ही हुआ शेयर मार्केट के साथ। ठीक है, 1929 में शुरुआत तो हो ही चुकी थी, लेकिन सही मेन जो मंजर हुआ 24 अक्टूबर 1929 को, जिसे हम लोग ब्लैक थर्सडे के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, पूछ सकते एग्जाम में। हुआ क्या, जो शेयर मार्केट था, स्टॉक प्राइसेस थी, एकदम से नीचे गिर गई। यानी जो चीज बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी, उसका नीचे गिरने का समय आ गया। वो कहते हैं ना यार, जितना ज्यादा उड़ोगे एक दिन जमीन पे गिरोगे तो बहुत दुख होगा। सेम वही यहां पे हुआ। ठीक है, कब? 24 अक्टूबर 1929। अब हुआ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भयंकर हो गई। जो पहले यूएस में बेरोजगारी सिर्फ 3% थी ना, वो 33% तक पहुंच गई। 3% से 25%, यानी बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। जिनके पास नौकरी बची भी थी, उनकी इनकम आधी से आधी हो गई। तो यूएस की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से, ये समझ लो कि बेकार सिचुएशन पे पहुंच चुकी थी। ऐसे ही जीडीपी 33% से कम हो गया था। अब सोच सकते हो 1920s में जो इकोनॉमी बहुत तेज गति से बढ़ रही हो, वो 29 में आके हालत खस्ता, हालत खराब। ठीक है, एक पॉइंट बताना भूल गया आपको, 1920 से 28 के बीच में, ठीक है, यूएस की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ी। जब यूएस की इकोनॉमी या कोई स्टॉक के प्राइसेस जब तेज गति से बढ़ते हैं, तो उसे हम लोग रोलिंग 20s बोलते हैं। इसे रोलिंग 20s क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर स्टॉक प्राइसेस तेज गति से बढ़े थे। ठीक है, एक बार अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसे एक बार रीड कर लेते हैं, देन लास्ट में एक बहुत बड़ी कंक्लूजन आते हैं उस पर। ठीक है, एक बार रीड करो। 1920s, तो यूएस इकोनॉमी स्पीड अप बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज। तो ये बात समझ गए आप लोग, यूएस की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ी, स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज हुए, लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिला। ठीक है, ऑल पर्सन्स डिपॉजिट देयर मनी इन स्टॉक मार्केट, हर एक पर्सन ने अपना पैसा कहां लगा दिया? शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लगाना स्टार्ट किया, विदाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बिना कुछ सोचे समझे। जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने भी अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर दिया। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 1929, मैंने आपको बताया 1929 के ही शुरुआत से क्या हुआ, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन, यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, जिस वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा, उसकी वजह से एग्रीकल्चरल लॉस भी हुआ, सूखे की वजह से एग्रीकल्चर में भी नुकसान। ठीक है, इसके बाद स्टॉक मार्केट रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट ऑन 24 अक्टूबर 1929। ये पॉइंट भाई इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, याद रखना। ठीक है, 24 अक्टूबर 1929, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लैक थर्सडे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर गया था, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, जिससे लोगों की नौकरी चलेगी, जिनके पास नौकरी बची उनकी आधी से आधी इनकम हो गई। तो बहुत खतरनाक पॉइंट था ये वाला। ठीक है, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट 3% से 25% हो गया, जीडीपी 33% तक कम हो गई। ठीक है, और यूएस की इकोनॉमी एक ट्रैप में फंस गई थी। ट्रैप समझते हो? देखो ये वाला, लो एडी। सबसे पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि लोगों की नौकरी चली गई थी, तो अब एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। लोग डिमांड नहीं कर रहे थे क्योंकि लोग पास पैसे नहीं थे। डिमांड कम होने से आउटपुट कम हुआ, आउटपुट यानी अब प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम होने से, आउटपुट कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लोगों के पास और कम रोजगार हो गया, रोजगार के कम होने से अगेन जीडीपी कम हुई, जीडीपी की कम होने से एडी कम, एडी से कंटिन्यूअसली ये सर्किल, इसे बोलते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। यानी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो दिन प्रतिदिन लो लेवल पर आते जा रहा था। अब भैया जरा याद करो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, याद है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो बड़े ज्ञान दे रहे थे, उनसे पूछा गया कि इस ट्रैप पे इकोनॉमी फंस चुकी है यूएस इकोनॉमी, जरा इस यूएस इकोनॉमी को इस ट्रैप से बाहर निकालो। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके पास कोई भी आंसर नहीं था। फिर वो कहते हैं ना कि जब फिल्म बहुत ज्यादा पिट जाती है तो भैया हीरो की एंट्री होती है। तो यहां पर
हीरो की एंट्री हुई और हीरो बन के आए प्रोफेसर कीन्स। कौन आए? नाम याद रखना, प्रोफेसर कीन्स। इन्होंने कहा हटाओ भाई, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से कहा निकल लो तुम लोग। तो फिर प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि माइक्रो को अब हटाओ, जरूरत है पूरे देश के बारे में सोचने की। प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि अगर इस इक्विलिब्रियम ट्रैप को तोड़ना चाहते हो तो ह्यूज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। क्या कहा था प्रोफेसर कीन्स ने? ह्यूज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा ही हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। तो फिर प्रोफेसर कीन्स ने अपनी काफी सारी बातें दी, काफी सारी थ्योरी दी, जो आप लोग प्रेजेंट बुक में पढ़ोगे। 3 चैप्टर्स आपके आगे आएंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड। ठीक है, 2 से 3 चैप्टर आप इसी बुक में पढ़ोगे। तो वहां पर हम प्रोफेसर कीन्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी इतनी बातें समझ में आई या नहीं है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल हो गए एट द एंड, और प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि अब हमें इकोनॉमिक्स की एक नई ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था संपूर्ण आज की क्लास में इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।